हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की सीरीज चल रही है जो कि आपके यूपीपीसीएस सहित यूपी की सभी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है। आज आपका इसी क्रम में लेक्चर नंबर 21 है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का वीडियो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर हम प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक आपके प्रदेश से जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आपके जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध से। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म सिद्धार्थनगर जिले के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए, वर्तमान में लुम्बिनी जो है वो नेपाल में पड़ता है, लेकिन अगर प्राचीन भारत में देखें तो प्राचीन भारत में ये आज का जो सिद्धार्थनगर जिला है उसी का ही एक पार्ट था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन, वहीं पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। देखिए, इनके गृह त्याग की जो घटना है इसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा को इनको बोधगया में ज्ञान प्राप्ति हुआ और तभी से ये बुद्ध कहलाए। इन्होंने अपना पहला जो उपदेश है ये सारनाथ को ऋषिपत्तनम या मृगदाव भी कहा जाता है, इसमें दिया है। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा यानी कुशीनगर में इनको महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। यानी कुशीनगर में इन्होंने अपने 80 वर्ष की अवस्था में प्राण त्यागे हैं। ये आपका कुशीनगर रहा। अब है बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे और ये कवि और विद्वान के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी नामक ग्रंथों की रचना की थी और दोनों ग्रंथों से हमें तत्कालीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। यानी उस समय का जो समकालीन भारत था उसके इतिहास की जानकारी जो है इनके ग्रंथों से हमें मिलती है। अगले व्यक्ति हैं निजामुद्दीन औलिया। ये जो है चिश्ती सिलसिले से बिलोंग करते थे। आपको पता होगा कि हमारे मध्यकालीन भारत में चिश्ती और सुहेरवर्दी दो सिलसिले हुए हैं। तो ये निजामुद्दीन औलिया जो है ये चिश्ती सिलसिले से बिलोंग करते थे। तो महान चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में 1236 ईस्वी में हुआ था। ये सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य थे। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सूफी धर्म के प्रचार में लगाया। 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। अगले व्यक्ति हैं जियाउद्दीन बर्नी। सल्तनतकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर जिले के बरन के निवासी थे। ठीक है, ये मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक के साथ रहे हैं। इनकी महत्वपूर्ण कृति फतवा-ए जहांदारी सल्तनतकालीन प्रशासन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यानी इसके जरिए हमें तुगलक काल का जो शासन प्रशासन है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। बर्नीकृत तारीख फिरोजशाही से 1265 से ईस्वी से लेकर 1358 ईस्वी तक के सल्तनतकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अब है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली कासगंज में हुआ था। देखिए, पटियाली कासगंज की एक तहसील है। वह फारसी भाषा के महान कवि और इतिहासकार थे। इन्होंने हिंदी या हिंदी में भी रचनाएं की थी। वे अपने को भारतीय तोता या तोताए हिंद कहते थे। इसलिए कहते थे क्योंकि इन्होंने पूरे भारत की यात्रा की थी। पूरे भारत को इन्होंने अच्छे से देखा था, जाना था, इसलिए ये अपने आप को भारतीय तोता कहते थे। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है। अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो गयासुद्दीन बलबन के पुत्र मोहम्मद सुल्तान, अवध के सूबेदार अमीर अली, कुतुब मुबारक शाह, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। यहाँ पर इनकी कुछ रचनाएं दी हुई हैं जिनमें तुगलकनामा अक्सर करके पूछी जाती है। तुगलकनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अब है टोडरमल। टोडरमल का जन्म सीतापुर जिले के लहरपुर गांव में हुआ था। टोडरमल पहले शेरशाह सूरी की सेवा में थे, बाद में ये मुगलों की सेवा में आ गए हैं। अकबर के समय इन्हें दीवान का पद दिया गया है और इन्होंने दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था द्वारा भू व्यवस्था को नवीन स्वरूप प्रदान किया था। देखिए, दहसाला व्यवस्था जो थी वो इनके द्वारा सुझाई गई थी और अकबर के द्वारा ये लागू की गई थी। दहसाला व्यवस्था में 10 वर्ष में हुई फसल की पैदावार और उत्पादन लागत का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया जाता था। इसमें पिछले 10 साल में उत्पादित विभिन्न फसलों और उनके औसत मूल्य की गणना करके औसत पैदावार का 1/3 भाग राज्य को दे दिया जाता था। तो ये आपकी थी दहसाला व्यवस्था।
अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि दहसाला व्यवस्था किसके द्वारा सुझाई गई थी, टोडरमल के द्वारा सुझाई गई थी, और लागू किसके द्वारा की गई थी, अकबर के द्वारा लागू की गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। इसके अलावा टोडरमल के बारे में बताया गया है कि ये एक योग्य वित्त मंत्री के साथ साथ कुशल सैन्य संचालक भी थे। अबुल फजल, इनका जन्म 1550 ईस्वी में आगरा में हुआ था। ये शेख मुबारक के पुत्र व शेख फैजी के छोटे भाई थे। इन्होंने अकबर के दक्षिण अभियान का नेतृत्व किया। ये तुर्की, फारसी, संस्कृत, अरबी तथा हिंदी के विद्वान थे। इनकी दो रचनाएं हैं, एक तो अकबरनामा है और दूसरी है आईने अकबरी। तो ये दोनों रचनाएं तात्कालीन इतिहास के मुख्य स्रोत हैं। 1602 ईस्वी में दक्षिण अभियान से वापसी के मार्ग में वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर इनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद आ जाते हैं शेख फैजी, जो कि इनके बड़े भाई हैं। शेख फैजी का जन्म 1547 ईस्वी में आगरा में हुआ था और ये अकबरकालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख मुबारक का पुत्र था। वह बचपन से कविता करने लगा था। यह एक श्रेष्ठ कवि, इतिहासविद और चिकित्सक था। 1595 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई है। अब है बीरबल। बीरबल का जन्म जालौन के कालपी नामक गांव में 1528 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनका मूल नाम महेश दास था। पहले ये रीवा नरेश रामचंद्र बघेल के दरबार में, फिर आमेर के राजा भगवान दास के दरबार में रह चुके थे और अंत में ये अकबर के यहाँ आ गए। अकबर ने इन्हें अपने दरबार के 9 रत्नों में इन्हें सम्मिलित किया था। अकबर के जो दीन ए इलाही था, इसको स्वीकार करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। अकबर ने इन्हीं को कविराज की उपाधि भी दी थी। 1586 ईस्वी में यूसुफ जाइयों के विरुद्ध अभियान में ये मारे गए थे। सर सैयद अहमद खां, देखिए सर सैयद अहमद खां जो हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं। इनका जन्म 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। 1839 ईस्वी में इन्होंने आगरा के अंग्रेज कमिश्नर की अधीनता में सेवा प्रारंभ की। 1876 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां सरकारी सेवा से निवृत्त होकर समाज सुधारक बने। इन्होंने सबसे पहले मुस्लिम समाज पर फोकस किया और इन्होंने ये माना कि मुस्लिम समाज का उत्थान तभी हो सकता है जब उन्हें आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाए। तो मुसलमानों में नई शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल स्थापित किया और 1878 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए आंदोलन भी चलाया था। अब हम प्रमुख क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी जिनका संबंध आपके प्रदेश से है उनके बारे में जानेंगे। तो इसी क्रम में सबसे पहला नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई का। वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका बचपन का नाम मनु और मणिकर्ण का था। वह पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब मोरोपंत की पुत्री थी। इनका पालन पोषण अंग्रेजों के पेंशनर पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखरेख में बिठूर में हुआ था और बाजीराव इन्हें छबीली कहते थे। इनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ और इनका नाम मनु से यहाँ रानी लक्ष्मीबाई हो गया। यानी विवाह के बाद इनका नाम मनु या मणिकर्ण से रानी लक्ष्मीबाई हो गया है। जैसा कि आप लोग कहानी जानते हैं, गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी की जो रानी है यानी लक्ष्मीबाई जी हैं, इन्होंने अपने दत्तक पुत्र को गद्दी पर बिठाना चाहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद गवर्नर जनरल डलहौजी ने हड़प नीति द्वारा झांसी राज्य को 7 मार्च 1854 ईस्वी को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया है। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी स्वीकार कराने का कंपनी सरकार से प्रयास किया, लेकिन ये असफल रही हैं। अतः उन्होंने अंग्रेजों से असंतुष्ट होकर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को भयंकर टक्कर दी है। 18 जून 1858 को अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए इस वीरांगना ने वीरगति प्राप्त की है। इसके बाद अगला नाम आता है अजीजन बेगम का। देखिए इनका जन्म जो है लखनऊ में हुआ था, लेकिन परिस्थितिवश ये कानपुर में जाकर तवाइफ का काम करने लगी थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में इन्होंने नाना साहब के आह्वान पर अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए महिलाओं को संगठित किया और शीघ्र ही ये महिला सशस्त्र दल की नेता भी बन गई। अंग्रेज कमांडर हेनरी हेवलॉक ने इन्हें क्रांतिकारी अजीमुल्ला खां का पता न बताने पर इन्हें गोली से उड़ा दिया था। बेगम हजरत महल, देखिए ये अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बनाकर कोलकाता में रखने के कारण उनकी महारानी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में अपने नाबालिग पुत्र ब्रिजेश कादिर को अवध का नवाब घोषित कर लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को बाहर भी कर दिया। लेकिन सितंबर 1858 में अंग्रेजों ने लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया, लेकिन महारानी उस समय नेपाल पलायन कर गईं।
इसके बाद नाम आता है नाना साहब का। देखिए, नाना साहब का प्रारंभिक नाम गोविंद था, लेकिन वे अपने परिवार में धोधो पंथ के नाम से चर्चित थे। कई बार पूछा जाता है कि कई बार आपको 4 नाम दे दिए जाएंगे कि इनमें से किसे परिवार में धोधो पंथ के नाम से जाना जाता था। ये नाना साहब को जाना जाता था। इनका पालन पोषण अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में बिठूर में किया था और प्यार से इन्हें नाना कहते थे। अंग्रेजों द्वारा पेशवा पद समाप्त किए जाने और अन्य कई कारणों से असंतुष्ट नाना ने 1857 के विद्रोहियों का कानपुर में नेतृत्व किया था। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था, लेकिन ये अंततः नेपाल के जंगलों में चले गए। अब है तात्या टोपे। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र था। लक्ष्मीबाई के साथ इनका भी पालन पोषण बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखरेख में हुआ था और पेशवा ने ही इनको तात्या टोपे का नाम दिया था। ये नाना साहब की फौज के सेनापति थे। 1857 के विद्रोह में बिठूर, झांसी, कालपी आदि स्थानों पर अपने अद्वितीय साहस वीरता से इन्होंने अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था। नरवर के राजा मानसिंह के धोखा देने से इन्हें 7 अप्रैल 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया तथा अप्रैल 1859 में फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। देखिए, ये BHU के संस्थापक हैं, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। ये इनका जन्म प्रयागराज में 27 दिसंबर 1861 ईस्वी को हुआ था। 1902 ईस्वी में वे संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के लिए निर्वाचित किए गए थे। 1910 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक वे केंद्रीय विधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। भारतीयों को शिक्षित करने के उद्देश्य से इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन में आयोजित हुआ था, इसमें भाग लिया था। इनकी मृत्यु जो है 1946 ईस्वी में हुई है। मोतीलाल नेहरू। देखिए, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं। इनका जन्म प्रयागराज में 1861 ईस्वी में हुआ था और इनकी गणना भारत के प्रतिभाशाली वकीलों में की जाती है। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने 1919 के अमृतसर और 1928 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर इन्होंने CR दास के साथ मिलकर 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1930 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इसके बाद आ जाते हैं आपके राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए, इनका जन्म शाहजहांपुर में 1897 में हुआ था और ये महान क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी थे। काकोरी केस में 1927 में गोरखपुर में इन्हें फांसी दी गई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जो आप सॉन्ग सुनते हैं वो इन्हीं की रचना है। अब है चंद्रशेखर आजाद। देखिए, इनका जन्म तो मध्य प्रदेश में हुआ है, लेकिन ये मूल रूप से यूपी के ही निवासी थे। यद्यपि इनका जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भभरा गांव में हुआ था, लेकिन बदरकापुर, उन्नाव के ये मूल निवासी थे। काशी में संस्कृत का अध्ययन करने के दौरान मात्र 14 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया और संगठन को धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगस्त 1925 में काकोरी में सरकारी खजाना भी टूटा गया। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिर जाने के बाद इन्होंने स्वयं को गोली मार ली और ये शहीद हो गए। अब है मंगल पांडे। तो मंगल पांडे जो है ये बैरकपुर पश्चिम बंगाल की 34वीं देसी पलटन थी, इसके सिपाही थे। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग पर इन्होंने सार्जेंट, देखिए सार्जेंट नहीं है सार्जेंट है, सार्जेंट मेजर ह्यूस्टन को गोली मार दी थी और अतः 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दिया गया। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले ये पहले व्यक्ति थे। तो ये कई बार पूछा जाता है 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये मंगल पांडे थे। अब है चित्तू पांडे। चित्तू पांडे जो है बलिया से बिलोंग करते थे। तो बलिया के इस स्थानीय कांग्रेसी नेता ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया था। अब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को प्रयागराज में हुआ था। इन्होंने इंग्लैंड से BA तथा कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1912 ईस्वी में भारत वापस आकर प्रयागराज में इन्होंने वकालत प्रारंभ की है और इसी समय से इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित होना प्रारंभ कर दिया है। 1916 में ये महात्मा गांधी के संपर्क में आए हैं। 1923 ईस्वी में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। 1927 ईस्वी में
इन्होंने रूस की यात्रा की, जिससे इनके समाजवादी विचारों में दृढ़ता आई है। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ है उसकी इन्होंने अध्यक्षता की है, जहां इन्होंने घोषणा की कि हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है। 1946 ईस्वी में इन्होंने भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया। भारत के स्वतंत्र होने पर इन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया और इस पद पर वे मृत्यु पर्यंत कार्यरत रहे। यानी इनकी मृत्यु 27 मई 1964 ईस्वी को हुई है और तब तक ये प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहे हैं। अब हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को चंदौली जिले के मुगलसराय में हुआ था। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ये 1921 में राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े और ये कई बार जेल भी गए। 1951 ईस्वी में ये कांग्रेस के महामंत्री बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात 9 जून 1964 को ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध में विजय प्राप्त करने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। 11 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई है और इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब हम यहाँ पर हिंदी के प्रमुख साहित्यिक व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। तो इस क्रम में पहला नाम आता है कबीरदास जी का। कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनका पालन पोषण निसंतान जुल्हा दंपति नीरू नीमा द्वारा किया गया था। इनके गुरु रामानंद थे। देखिए, कबीरदास जी ने किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, यानी किसी गुरुकुल वगैरह में नहीं गए थे। हालांकि इन्होंने रामानंद को अपना गुरु माना था। अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर गहरा प्रहार किया। साकी सबद रमैनी शीर्षक वाली इनकी रचनाएं बीजक में संग्रहित हैं। 1518 ईस्वी में इन्होंने शरीर का त्याग किया। अब है सूरदास। सूरदास का जन्म संवत 1478 में ब्राह्मण कुल में मथुरा के पास सीही नामक स्थान पर हुआ था। इनके गुरु बल्लवाचार्य थे। इनका निधन संवत 1583 में हुआ है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि ब्रज भाषा में हैं। तुलसीदास। इनका जन्म संवत 1589 में चित्रकूट के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। नरहरिदास इनके गुरु थे। संवत 1680 में इन्होंने संसार को छोड़ा था। देखिए, तुलसीदास जी को वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है। इन्होंने लगभग 14 रचनाएं की थी। रामचरितमानस, दुहावली, गीतावली, कवितावली, राम सस्सई, कवित रामायण, रामलला नहुछु आदि इनकी अवधी भाषा की रचनाएं हैं, जबकि विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा में है। रैदास। रैदास का जन्म वाराणसी के सीर गोवर्धन में हुआ था और ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। निर्गुण ब्रह्म के उपासक इस संत ने हिंदू व मुस्लिम में कोई भेद नहीं माना। इन्होंने रामदासी संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने बानी नाम से कुछ छंदों की रचना भी की थी। मुंशी प्रेमचंद धनपताय। इनका जन्म वाराणसी में हुआ है। गवन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, हंस का संपादन इन्होंने किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका भी जन्म वाराणसी में हुआ है। सत्य हरिश्चंद्र, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, भारत दुर्दशा, चंद्रावली, मुद्रा राक्षस, हमीरहट, प्रेम तरंग ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत्र। इनकी कर्मभूमि प्रयागराज और प्रतापगढ़ रही है, यानी यहीं पर इनका जन्म भी है। बीणा, ग्रंथि, युगांत, चिदंबरा, ज्योत्सना, उत्तरा, हार, अतिमा, युगपथ, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या ये इनकी कुछ कृतियां हैं। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म उन्नाव में हुआ है। इनकी कर्मभूमि प्रयागराज रही है। तुलसीदास, अनामिका, परिमल, अप्सरा, प्रभावती, चतुरी जमात, समन्वय, मतवाला, माधुरी ये इनकी कुछ कृतियां हैं। महादेवी वर्मा। इनका जन्म फर्रुखाबाद जिले में हुआ था और इनकी कर्मभूमि जो है प्रयागराज रही है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, छड़दा, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार ये इनकी कुछ कृतियां हैं। जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म भी वाराणसी में हुआ है। कामायनी, कंकाल, इरावती, तितली, ध्रुव सामुनी ये इनकी कुछ कृतियां हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन के पिता हैं ये। इनका जन्म प्रतापगढ़ जिले में हुआ है और कर्मभूमि इनकी प्रयागराज रही है। मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, तेराहार, मधुकलश, मधुयामिनी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर ये इनकी कुछ कृतियां हैं।
पंडित प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्म कानपुर में हुआ है। फुटकर निबंध हठी हमीर, कलि कौतुक, रूपक। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म रायबरेली में हुआ था। सरस्वती का संपादन, काव्य मंजूषा, नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, जल चिकित्सा, ये इनकी कुछ कृतियां हैं। पंडित अयोध्या प्रसाद हरिऔध, इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था। चोखे चौपदे, पद्य प्रसून, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात, इनकी कृतियां हैं। मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म झांसी में हुआ था। साकेत, यशोधरा, जयद्रथ व्रत, भारत भारती, द्वापर, ये इनकी कुछ कृतियां हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जन्म जायस अमेठी जिले में हुआ है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये इनकी कुछ कृतियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म बस्ती में हुआ है। इनकी कृतियों में हिंदी साहित्य का इतिहास, त्रिवेणी, चिंतामणि आदि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म बलिया में हुआ था। विचार और वितर्क, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, बाण भट्ट की आत्मकथा, मेरा बचपन, कबीर इत्यादि इनकी कृतियां हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, इनका जन्म कुशीनगर में हुआ है। त्रिपथगा, कोठरी की बात, शेखर एक जीवनी, लिखी कागज कोरे, त्रिशंकु, उत्तर प्रदेशी, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। वृंदावन लाल वर्मा, इनका जन्म झांसी में हुआ है। इनकी कृतियों में मृगनयनी, झांसी की रानी आदि हैं। राहुल सांस कात्यायन, इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था। इनकी कृतियों में सिंह सेनापति, वोल्गा से गंगा, कार्ल मार्क्स, महामानव बुद्ध, मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, विश्व की रूपरेखा आदि हैं। डॉक्टर नागेंद्र, इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन, वनमाला, मेरा व्यवसाय और साहित्य, विचार और विवेचन, साकेत एक अध्ययन, ये इनकी कुछ कृतियां हैं। धर्मवीर भारती, इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। गुनाहों का देवता कई बार पूछा गया है। सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, ये इनकी कुछ कृतियां हैं। तो इस प्रकार आपने आज यूपी के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जान लिया है। यूपी से कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व निकले हुए हैं और अक्सर करके इनसे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये मैंने वीडियो समर्पित कर रहा हूँ, इसके माध्यम से आप लोग न केवल यूपी के प्रमुख पर्सनैलिटीज़ के बारे में जान पाएंगे, बल्कि यहाँ पर जो साहित्य के प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में भी आप लोग जान पाएंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।